हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीटी का था हमारा, मतलब प्रीलिम्स का जो विजन का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो ये हम आज से डिस्कस करेंगे 2021 का टेस्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर 5 हो गए हमारे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 टेस्ट हमने सॉल्व कर रखे हैं, ये 6 नंबर है। और एक्चुअली इनकी पीडीएफ मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने जो है एक फ्रेंड से कहा है, तो उसने ये हमको मतलब क्वेश्चन का ही केवल पीडीएफ बना के उसने दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा तो पीडीएफ नहीं है, लेकिन हाँ काम चल सकता है, हम क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आप लोग कह रहे थे बार बार, इसीलिए मैं ये मतलब इनिशिएटिव ले रहा हूँ। और इसमें रिस्क भी है, देखो कॉपीराइट ना आ जाए इस पे चैनल पे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर आगे उसी पैटर्न में चलेंगे हम लोग। और आप लोगों के पास अगर कोई जैसे पीडीएफ बनाने वाली कोई प्रोफाइल हो या कुछ हो, तो उसको आप लोग भेज दीजिए, तो उसको बेटर हम कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमारा काम चलेगा और जितना हो सकेगा उतना मैं सॉल्व करवाऊंगा और जितना बेटर मतलब करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा मुझसे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हाँ तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि स्टेटमेंट इसमें सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा आईएनए यानी इंडियन नेशनल जो आज़ाद हिंद फौज का विचार परिकल्पित किया गया था। ठीक है, सेकंड है कि इसमें केवल भारतीय युद्ध बंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती का प्रयास किया गया था। ठीक है, और थर्ड है कि ये हमारा आईएनए का मुख्यालय कोलकाता में है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसका कोलकाता में नहीं था। इसका जो सुभाष चंद्र बोस ने इधर रंगून और सिंगापुर में 2 जगह इसके हेडक्वार्टर बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और कहा गया है कि केवल भारतीय युद्ध बंदियों को, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें केवल भारतीय ही नहीं शामिल थे। जो भारतीय युद्धबंदी जो जापान में थे वो तो शामिल ही थे, प्लस जो है इंडियन लोग भी इसमें शामिल थे। इसमें तो आपने देखा ही होगा कि जो मतलब जो झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी, जो एक पूर्ण महिला वाहिनी थी। ठीक है, तो उसके बारे में तो वो भी इंडियन थी, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसका जो है सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा आईएनए का विचार परिकल्पित किया गया था 1942 में। ठीक है, तो 1942 में इनके द्वारा किया गया था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसे सेकेंड टर्म में जो इसका पुनर्गठन किया था, तो 1943 में किया था। ये रास बिहारी बोस द्वारा इनको सौंपा गया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है सेकंड। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अन्य नेताओं के प्रयास से हुई थी। ठीक है, सेकंड है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यरत थी और इसने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, तो देखो जो बात की जा रही इसमें, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर ही कार्यरत थी और जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी जैसे लोग जो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, यही लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इनके बारे में बात की जा रही थी और ये इसकी स्थापना 1934 में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट मतलब सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी थी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, सेकेंड है कि इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। थर्ड है कि इसमें वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें का। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट इसमें सही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी में की गई थी, जिसको जो अखिल भारतीय संघ था इसमें प्रांतीय जो भारतीय प्रांत थे और रियासतें भी इसमें शामिल थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको देखने को मिला था, जो भारतीय जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर स्टार्ट किया गया था इसमें। ठीक है,
और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी ये वायसराय को दे दी गई थी। तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत बर्मा भी अलग हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ जो आरबीआई का गठन किया गया था इसी के अंतर्गत, और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बहुत से ये मतलब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब इसमें चेंजेस किए गए थे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये सही हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है। ये डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला चियांग माई इनिशिएटिव क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वीप मैकेनिज्म है, ठीक है। सेकेंड है, बी ऑप्शन है कि चीन द्वारा बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड इनिशिएटिव के साझेदारी विकसित करने की पहल है। सी है कि पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का क्षेत्रीय पहल है। और डी है कि चीन के नेतृत्व में प्रशांत महासागर के तटवर्ती देशों का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, जो आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वीप मैकेनिज्म है, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार का आपको देख सकते हैं कि क्षेत्रीय करेंसी स्वीप एग्रीमेंट देखने को मिला था, जो ये पहला देखने को मिला था, ठीक है। और ये 2000 में आया था ये एग्रीमेंट बन के, ठीक है। इसमें क्या था, आसियान देश थे जो 10 कंट्री हैं, और उसके साथ साथ 3 कंट्री और देखने को मिलती हैं, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इन्हीं कहा था, ये क्या करते थे कि मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मतलब भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी उससे निपटने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1941 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसने मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। सेकंड है, इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण करने वाले निकाय की स्थापना को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो जो इसमें बात की जा रही है, तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो इसका सही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण करने के लिए निकाय की स्थापना को प्रस्तावित तो इसने किया था, ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस देने की भी बात की थी इन्होंने, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है कि पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम जो पाकिस्तान का जो पृथक करना था उसकी मांग को, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने ये मतलब इस एक मतलब जो ये क्रिप्स प्रस्ताव था इसमें इतना इंक्लूड कर दिया गया था, अगर जो कोई राज्य या जो तुम्हारा प्रांत है, ठीक है, या रियासत है, वो अगर इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अलग से जो है अपना अलग रह सकता है और ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। तो ये मतलब उसकी अवधारणा थी कि मतलब दूसरा कोई अगर राष्ट्र बनना चाहता है तो उसमें कोई अवरोध नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्णतया जो बात की गई अस्वीकार कर दिया गया, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि 1937 के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुए थे और संघीय स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ था, ठीक है। सेकेंड है कि बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, तो ये गलत है। बंगाल और पंजाब के साथ साथ सिंध भी जो देखने को मिला था, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिपरिषद नहीं बनी थी, लेकिन अदर जो राज्य थे जैसे मद्रास था, बॉम्बे था, केंद्रीय प्रांत था, उड़ीसा था, बिहार था, संयुक्त प्रांत था, इसमें तो पूर्ण इनका मतलब पूर्ण सरकार बनी थी, ठीक, मतलब जैसे पूर्ण बहुमत से बनी थी। लेकिन जो तुम्हारा असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, वहाँ पर इन्होंने मतलब मिल के मतलब गठबंधन के आधार पर कैबिनेट बनाई थी, ठीक है। तो इतने राज्यों में इन्होंने बनाया था। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। फर्स्ट वाला गलत सही है, क्योंकि इसमें केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन जो देखने को जो प्रांतीय स्तर पर देखने को मिले थे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अभी मतलब संघीय स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ था। तो ये हमारा सही हो जाता पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया है कि भारत में प्रायः सुर्खियों में रहने वाला आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल यानी जीएम क्रॉप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इन्हें भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। सेकंड है, बीटी कपास जो भारत में वाणिज्यिक कृषि के अनुमत एकमात्र जो जीएम क्रॉप है, ठीक है।
तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि अभी तक वाणिज्य के आधार पर कृषि में जो है कॉटन को ही मिली है, मतलब मान्यता मिली है, लेकिन बैंगन और सोयाबीन जैसी टमाटर जैसी जो प्रजातियां हैं मतलब इनमें भी किया गया है, लेकिन इनका अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। और जो ये मतलब कार्य करती है, रेगुलेट कौन करता है जीएम क्रॉप के जो भी ये मतलब अप्रूवल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नहीं करता है, ये गलत है। ये आपको देखने को मिलेगा जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति होती है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रेल मार्गों के को मुख्य रूप से प्रेसिडेंसियों से पिछड़े क्षेत्रों का संपर्क बढ़ाने के लिए बिछाया गया था। सेकेंड है कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी जी ने किया था। और थर्ड है कि भारत में प्रथम टेलीग्राम लाइन जो प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य बिछाई गई थी। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड भी सही है, क्योंकि ये डलहौजी के द्वारा 1953 में जो देखने को मिला था, जो डाक टिकट था, ठीक है। तो ये 1953 में आपको देखने को मिला था, नहीं सॉरी 1954 में। और रेल लाइनें जो बिछाई गई थी तो 1953 में बिछाई गई थी, ये मुंबई से ठाणे, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है ये 1950 में ये देखने को मिली थी टेलीग्राम लाइन, जो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक बिछाई गई थी। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये रेल मार्गों का विकास इसलिए इन लोगों ने किया था जो प्राकृतिक संसाधनों का इनको दोहन करना मुख्य उद्देश्य था, और साथ साथ जो ब्रिटिश साम्राज्य के को मतलब एक संगठित वे में बनाना था कि एक दूसरे की प्रेसिडेंसी को जोड़ना, ताकि अगर कोई विद्रोह वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ सेना का आवागमन भी हो सके बहुत जल्दी, ठीक है, ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में संवैधानिक परिवर्तन की मांग करना था, ठीक है। सेकेंड है इसका मुख्यालय लखनऊ में था, तो ये गलत है, ये लखनऊ में इसका मुख्यालय नहीं देखने को मिला था। इसका आपको मुख्यालय की अगर बात की जाए तो ये इसका मुख्यालय बॉम्बे में था, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको बॉम्बे में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना बलवंत राय मेहता और ये मणिलाल कोठारी और GR अभियंकर द्वारा इनकी की गई थी, ठीक है, स्थापना। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में जो संवैधानिक परिवर्तनों की मांग करना था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है कि केशव चंद्र सेन, बी ऑप्शन है महात्मा फूले, और सी है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और डी है गोपाल हरि देशमुख। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो गोपाल हरि देशमुख हैं, ठीक है। इन्हीं को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लोकहितवादी नाम का एक लेख लिखा था और उसकी पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। तो और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और इन सब चीज़ों पे ये मतलब फोकस देते थे, मतलब लोगों का हित में बात करते थे, ठीक है। और इन्हें जस्टिस पीस के नाम से भी जाना जाता था, और राय बहादुर की उपाधि भी इन्हें दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जनजाति आंदोलनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सिंधु और कानू के नेतृत्व में संताल विद्रोह, सेकेंड है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, और छोटा नागपुर के कोलो द्वारा विद्रोह, ठीक है। तो उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक मतलब काल के अनुसार जो अनुक्रमित करना है कि कब कौन सा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए तो देखो सबसे पहले अगर इसमें बात की जाए कि कौन सा आंदोलन हुआ है, तो सबसे पहले ये छोटा नागपुर का जो कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये 1820 से 1837 के बीच आपको देखने को मिला था, ठीक है।
1820 से 1837 के बीच। और अगर बात की जाए मतलब संताल विद्रोह की, तो ये आपको 1855-56 में देखने को मिला था। ठीक है, तो और ये जो बिरसा मुंडा ने ये था, ये आपको 1899 में देखने को मिला था। तो अगर क्रम में लगाया जाए तो सबसे पहले आपको छोटा नागपुर, फिर संथाल, और उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ है। तो मतलब 3-1-2 होना चाहिए, 3-1-2 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि संघर्ष के दौरान हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी और षड्यंत्र केस हैं जिसमें जिसको फंसाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र, और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र, राजगुरु कानपुर बेशोल्पिक षड्यंत्र केस। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इसमें देखो भगत सिंह जो ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे, इनके साथ साथ जो और सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। ठीक है, तो ये लोग तो लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है, क्योंकि लाला लाजपत राय की जब लाठियों से मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने सॉन्डर्स को उसकी हत्या का कारण बताया था, तो इसीलिए इन तीनों लोगों ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो ये काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है, जो ये काकोरी लखनऊ में पड़ता है। 1925 में ये इन्होंने ट्रेन लूट ली थी। ठीक है, और इनके साथ रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और आसफ उल्ला खां शामिल थे, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन कानपुर से संबंधित अगर बात की जाए तो ये राजगुरु इससे संबंधित नहीं थे। इससे तो आपको ऐसे डोंगे, नलिनी गुप्ता और शौकत अली संबंधित थे। ठीक है, तो ये 1924 में ये हुआ था, तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा सही है। ठीक है, सॉरी, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1929 में दिल्ली घोषणा जारी करने के पीछे निहित उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट है कि सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासनों के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ करना। सेकेंड है कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों को राजनीतिक अधिकारियों का संरक्षण करना। ठीक है, और सी है कि ब्रिटेन के साथ संबंध समाप्त करना और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। डी है कि गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन की मांग करना। ठीक है, तो इसमें जो बात की जा रही है दिल्ली घोषणा जो हुई तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जो डोमिनियन स्टेटस की कार्यान्वयन की बात की जा रही थी। ठीक है, उसी के संबंध में ये था। ठीक है, दिल्ली घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें 14 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो समाचार पत्र दिए हुए हैं और संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं। तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक है, सुधारक दादा भाई नौरोजी, और वॉइस इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें देखो अमृत बाजार की बात की जाए तो शिशिर कुमार घोष ने इस पत्रिका का जो निकाला था। ठीक है, इसका संपादन किया था। लेकिन अगर सुधारक की बात की जाए तो गोपाल हरिकृष्ण गोखले ने की थी, और वॉइस इंडिया की दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि हाल ही में मंगल ग्रह के लिए तियानवेन फर्स्ट मिशन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो फर्स्ट है कि यूरोपीय संघ, बी है चाइना, सी है जापान, और डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो चाइना है, चाइना ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसमें आपको एक ऑर्बिटर, रोवर और जो लैंडर देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो तीनों के तीनों हैं। और ये जो चंद्रमा का जो मार्स मिशन है, ये मतलब 5वां कंट्री है जिसपे ये मतलब परीक्षण, मतलब जो उस पर अगर सफलतापूर्वक ये प्राप्त कर लेता है इसको, ये 2021 में ये मतलब फरवरी में जाके वहाँ पे ये लैंड करेगा। ठीक है, तो अगर सफलतापूर्वक ये लैंडिंग करा लेता है तो ये 5वां कंट्री बन जाएगा। 4 कंट्री इससे पहले कर चुके हैं मंगल मिशन पर। पहला है यूएसए, दूसरा रसिया है, थर्ड है इंडिया, और यूरोपीय यूनियन और इंडिया। ठीक है, तो ये 4 कंट्री इस पे जो है सफलता हासिल कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी। तो फर्स्ट है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। सेकेंड है कि वस्तु आयात और
वस्त्र आयात और आयात शुल्क में कमी और शस्त्र धारण करने का अधिकार। तो देखो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, शस्त्र धारण का अधिकार की मांग कर रहे थे लोग और सिविल सेवाओं का भारतीयकरण की भी बात कर रहे थे। लेकिन जो ये वस्त्र आयात और आयात पर शुल्क में कमी की जो बात की जा रही, तो ये नहीं, ये शुल्क के कमी के पक्ष में नहीं थे। ये कह रहे थे कि शुल्क में कमी नहीं की जाए, जिससे अगर शुल्क में कमी की जाती है तो भारतीय हथकरघा जो था वो मतलब समाप्त होता जा रहा था, उस समाप्त होने की कगार पे था। तो ये लोग कहते थे कि उसको समाप्त न मतलब उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए, ना कि कम की जाए। और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते थे और ये सब मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे। इन सब चीज़ों की ये लोग मांग कर रहे थे। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण था। तो ए ऑप्शन है हमारा कि विधायिका और कार्यपालिका में मुसलमानों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ठीक है, बी है कि भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करना। सी है कि ब्रिटेन द्वारा ऑटोमन अम्पायर के जो ऑटोमन साम्राज्य के लिए किए जा रहे व्यवहारिक व्यवहार का विरोध करना। डी है कि बंगाल विभाजन के पीछे सॉरी गाइस, बंगाल विभाजन के पीछे हटने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध असंतोष प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का काम ही यही था कि मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो खलीफा का जो पद होता था उसी के संबंध में ये लोग मतलब उसको समाप्त कर रहे थे। इसीलिए ऑटोमन साम्राज्य द्वारा किए जा रहा है इस व्यवहार का विरोध किया जा रहा था। तो ये खिलाफत आंदोलन आपको 1920 में देखने को मिला था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो फर्स्ट है कि डेविड हेयर, बी है केशव चंद्र सेन और सी ऑप्शन है हेनरी विवियन डिरेजियो और द्वारकानाथ टैगोर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये जो हेनरी विवियन डिरेजियो थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बंगाल में ये यंग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसमें आपको देखने को मिला था जो कांग्रेस की क्रांति हुई थी उसी से प्रेरणा लेकर उग्र विचारों को जो है प्रदर्शित किया गया था वहाँ के छात्रों को, और उनके द्वारा ये मतलब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए योगदान है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय विचारों का प्रसार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सवों का उपयोग करने की प्रथा का आरंभ। ठीक है, सेकेंड है कि होम रूल लीग आंदोलन से संबद्धता, और थर्ड है कि लखनऊ समझौता संपन्न कराना जिससे राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी इन्होंने काम किया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनके सही हैं, क्योंकि इन्होंने तीनों क्षेत्र में योगदान दिया है। ठीक है, होम रूल लूग इन्होंने स्टार्ट किया था, और गणेश उत्सव जो 1893 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और लखनऊ समझौता जो हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम प्रारंभ किया गया है। तो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में तो फर्स्ट है कि जर्मनी है, बी है रसिया है, सी है जापान है, और डी है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये यूएसए के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम पे। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो ये इंडियन एनर्जी फोरम जो है, ठीक है, जो ये एनर्जी के सेक्टर में है, इसकी अध्यक्षता में जो आपको देखने को मिलेगा जो वैश्विक लेवल पर इसकी जो अध्यक्षता है एनर्जी वाली, ठीक है, एनर्जी सोर्स का जो ये फोरम है इसकी अध्यक्षता यूरोपीय यूनियन और इंडिया का जो नीति आयोग है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनर्जी के सोर्स से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें कहा गया कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी। तो फर्स्ट है कि किसान ऋण माफ़ करना। ठीक है, बी है हमारा कि भूमि जोतने वालों को भू स्वामित्व प्रदान करना, और
सी है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई, और डी है कि बढ़ी हुई लगान की वापसी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बढ़ी हुई लगान की वापसी के लिए ये लोग कर रहे थे, क्योंकि सूखा की स्थिति थी तब इन्होंने जो है इसमें लगान बढ़ा दिया था, इसकी 30% तक वृद्धि कर दी थी। इसी को कम करने के लिए कहा जा रहा था। 1926 में ये देखने को मिला था परिघटना, ठीक है। और तभी जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। तभी से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकार द्वारा असीम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो असीम प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है, इसका क्या कारण है। तो ए ऑप्शन है कि अवसंरचना परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की तीव्रतर स्वीकृति को सक्षम बनाना। बी है कि हमारा भारतीय शहरों में विद्युत के वास्तविक समय आधारित उपभोग की निगरानी करना। और सी है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति अंतराल को समाप्त करना। और डी है कि सामरिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रभावी सहायता सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति अंतराल को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये असीम प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट किया गया है, और ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। उन्हीं ने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान किए गए पुलिस सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हलकों और थानों की स्थापना की जिनकी अध्यक्षता यूरोपीय दरोगा द्वारा की जानी थी, ठीक है। सेकेंड है कि जमींदारों को उनकी पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया। और थर्ड है कि गाँवों में गांव के चौकीदार द्वारा पुलिसिंग कर्तव्य यानी ड्यूटी के निर्वहन को जारी रखा गया। तो देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गांव में जो चौकीदार हैं उनकी पुलिसिंग का जो ड्यूटी थी उसको जारी रखा गया, और जो जमींदार थे उनको इन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इसकी अध्यक्षता ये दारोगा जो अध्यक्षता यूपी दरोगा नहीं करते थे, इसमें ये भारतीय व्यक्ति को दरोगा बनाया जाता था जो इसका जो है नियमन करता था, ठीक है। मतलब उसी पद पर रहकर उसका कार्यान्वयन करता था। तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 24। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द लूनार मारिया का सही वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है कि रेडियोधर्मी विगेशन द्वारा विमोचित वायुमंडलीय गैसों की पतली परत है, ठीक है। सेकेंड है कि चंद्रमा की सतह पर विद्यमान क्रेटर और ज्वालामुखी संरचनाएं हैं। और सी है कि हिम के रवों द्वारा चंद्रमा के चारों ओर निर्मित प्रकाशिक प्रभामंडल के वलय और चंद्रमा के रंग और प्रतीति में अल्पकालिक परिवर्तन, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसमें जो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो लूनार मारिया है, ठीक है, लूनर मारिया, ये चंद्रमा की सतह पर विद्यमान क्रेटर और ज्वालामुखी संरचनाएं हैं। इसमें आपको यूरेनियम और थोरियम के एक रेडियोधर्मी तत्व देखने को मिलते हैं जो अंधकारमय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये बात की जाती है। ये एक मतलब एक बहुत ही विशिष्ट परिघटना देखने को मिली है अभी चंद्रमा पे, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महात्मा गांधी ने डांडी में नमक कानून को भंग किया था। सेकेंड है कि केलप्पन तंजौर तट से वेदारण्य तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। और सरोजनी नायडू ने धरसना नमक फैक्ट्री तक अहिंसक मार्च में भाग लिया था। तो देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, धरसना में सरोजनी नायडू ने ये मतलब नमक फैक्ट्री तक अहिंसक मार्च किया था, ठीक है। फर्स्ट वाला तो दांडी मार्च ये था ही, आपको देखने को मिला था 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 6 अप्रैल को ये मतलब डांडी पहुंच गए थे और नमक कानून तोड़ा था। लेकिन ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि केलप्पन ये आपको देखने को मिलेंगे ये मालाबार तट पे थे, ना कि तंजौर के तट पर, ठीक है। तंजौर में तो सी राजगोपालाचारी ने ये मतलब अभियान चलाया था यहाँ से यहाँ तक वाला, तंजौर से वेदारण्य तक, ठीक है। और यही एक आंध्र प्रदेश में शिवरमन थे, ठीक है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में ये
तटीय क्षेत्रों में ये अभियान चलाया था। तो ये हमारे स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो गए और सेकेंड वाला गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 25, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है सुर्खियों में रहे स्थान और जो अवस्थिति है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है। तो हागिया सोफिया ये तुर्की में, भाषण चांद द्वीप इंडोनेशिया और पसाखा भूटान है। ठीक है, तो देखो पसाखा ये भूटान का क्षेत्र का एक आपका क्षेत्र देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी एक न्यू व्यापार एक न्यू व्यापार मार्ग खोला गया है इंडिया द्वारा, ये वहीं पसाखा में भूटान में खुलता है। तो यही ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे क्षेत्र बहुत न्यूज़ में रहते हैं, वो बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं। और तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हुआ, फर्स्ट भी सही है, क्योंकि हागिया सोफिया की बात की जाए तो ये तुर्की की एक चर्च है, उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो भाषण चांद आइलैंड है ये इंडोनेशिया में नहीं, ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो रोहिंगा आए हुए हैं, ठीक है, जो म्यांमार से, उनको बसाने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ कोई भी मानव नहीं, अभी ये 4 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है, तो वहीं बसाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 27, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था। तो ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है ब्रह्मदत्त। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो विनोबा भावे थे ये पहले मतलब सत्याग्रही थे 1940 में, जब कहा गया था दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ठीक है, दिल्ली चलो नारा। ठीक है, और सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त थर्ड थे। ठीक है, तो इन लोगों ने ये मार्च स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 28, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राय सुर्खियों में रहे हैं। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के सदस्य हैं, तो बताना है कौन कौन से हैं। तो भारत है, जापान है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो देखो इसमें रसिया शामिल नहीं है, इसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये 4 क्वाड ग्रुप का है। इसमें अभी मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिली थी चारों देशों की। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। और ये समझ लो एक काउंटर फोरम के रूप में भी इसको देखा जाता है चाइना के संबंध में, जो ये प्रशांत क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जो दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। तो आपका दो इसमें 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गए, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 29, इसमें कहा गया है कि 29 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो क्या क्या विचार करना है देखना है। तो राष्ट्रवादी इस अधिनियम से पूर्णतया असंतुष्ट थे। उनका मत था कि उनकी मांगों का उपहास किया गया है। तब उन्होंने बजट और सार्वजनिक वित्त पर मताधिकार के साथ गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की मांग की और उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा दिया था। तो ये किस एक्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1992, भारत परिषद अधिनियम 1900, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1961। तो देखो इसमें जो ये बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1992 का था, इसी में इन लोगों ने ये नारा दिया था कि अगर मताधिकार नहीं तो कर नहीं। ठीक है, ये नारा इन्होंने दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं के बिना कोई कर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में, बी है कि साइबर हमलों की रोकथाम के संदर्भ में, और सी है कि विदेशी फंडिंग को विनियमित करने के संदर्भ में, और डी है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में। तो हमारा देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में ये प्रज्ञाता जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोविड-19 के संबंध में, जो स्कूल बंद हैं उन्हीं के संबंध में, कि मतलब इसमें ये एचआरडी मिनिस्ट्री यानी जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय जो था उसको अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसी के अंतर्गत उसमें 8 ये चरण इसमें शामिल किए गए हैं: योजना, समीक्षा करना,
योजना बनाना, समीक्षा करना, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन करना और वार्तालाप करना और निर्दिष्ट करना, ठीक है, और ट्रैक करना और सराहना करना। तो ये 8 चरणों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट है 31, इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। सेकेंड है कि फैजपुर अधिवेशन 1936 से 37 के प्रभाव में किसी गांव में आयोजित किया जाने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि फैजपुर में ये पहला अधिवेशन था जो गांव में किया गया था। तो ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। इसकी स्थापना जो है आपको देखने को मिलेगी 1929 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी जो सहजानंद स्वामी सहजानंद थे, ठीक है, उनके द्वारा 1929 में की गई थी। और इसका जो अधिवेशन पहला हुआ था तो ये देखने को मिला था लखनऊ में, ठीक है। तो ये भी हमारा 1936 में पहला अधिवेशन हुआ था, 37 में दूसरा देखने को मिला था, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 32, इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ की गई एक्सीलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य विद्वानों और छात्रों द्वारा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एकल मंच का निर्माण करना है। और सेकेंड है कि यह नीति आयोग की पहल है। तो ये गलत है, ये नीति आयोग की पहल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक स्टेट्यूट बॉडी है जिसका नाम है विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, उसके अंतर्गत ये काम करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है इसका। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का प्रसार रोकने के लिए सरकार को अवांछनीय और विध्वंसकारी विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करना था, ठीक है। और सेकेंड है कि इस बिल का विधान परिषद में स्वराज्यों द्वारा विरोध किया गया, पूंजीपतियों और उदारवादियों द्वारा समर्थन किया गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, ठीक है, इसका ये 1928 में देखने को मिला था और इसका स्वराज्यों और पूंजीपतियों, उदारवादियों सभी ने इसका विरोध किया था एकजुट होकर, ठीक है। ये तब विधानसभा में पारित भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये मतलब जो विध्वंसकारी और अवांछनीय विदेशी नागरिक थे उनको निर्वासित करना था और साम्यवादी विचारधाराओं को रोकना था, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक। नेक्स्ट है 34, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट है जीके गोखले, सेकेंड है कि जीवी जोशी और थर्ड है कि हमारा सैयद अहमद खान। तो ये गलत है। सैयद अहमद खान तो एक मतलब धार्मिक सुधारक की बात की जाए तो उसमें थे, सामाजिक सुधारक थे, ना कि जो आर्थिक आलोचक थे। तो के गोखले और जीवी जोशी, इसके साथ दादा भाई नरोजी भी थे और आरसी दत्त भी इनके खिलाफ थे, जो ये आर्थिक उपनिवेशवाद था इसका आलोचना करते थे वो, ठीक है। तो इन लोगों ने इनकी आलोचना की थी। साथ साथ रनाडे और सुब्रमण्यम अय्यर ने भी इसकी आलोचना की है। आर्थिक आलोचक वो भी थे, ठीक है। तो ये उनको याद रखना है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना। तो देखो, अगर प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1930 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसी में मनाया गया था। तो ये 1930 का था, ठीक है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की अगर बात की जाए तो 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1 से 7 दिसंबर 1931 में हुआ था, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले
तो 3 3 1 और 2 होना चाहिए, इसका 3 1 2 मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 36। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो हॉल्ट मैकेंजी हैं, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड हैं और फ्रांसिस हेस्टिंग हैं। तो तीनों के तीनों आपको महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और जो ये महलवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात की जाए तो 1922 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसमें महल का मतलब एक गांव का समूह हुआ करता था, वो सारे लोग मिलकर टैक्स को दिया करते थे और इसमें कोई मतलब माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। गांव का पूरा जो लोग एक मतलब जो मुखिया या नंबरदार होता था उसी के माध्यम से वो पूरा राजस्व कलेक्ट किया जाता था। और ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था वहाँ, और उत्तर भारत में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इतना ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो नेता थे और कहाँ कौन था, और 1857 के विद्रोह केंद्र कहाँ कहाँ थे। तो नाना साहब कानपुर है, खान बहादुर फैज़ाबाद, कुंवर सिंह बिहार में, और बेगम हजरत महल लखनऊ में। तो देखो बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, कुंवर सिंह बिहार में थे, ये भी सही है। लेकिन जो खान बहादुर थे ये बरेली में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो फैज़ाबाद में आपको देखने को मिले थे मौलाना अब्दुल्ला। ठीक है, और नाना साहब कानपुर में थे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला गलत हो गया। 2 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो मतलब 1 3 4 स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 38। इसमें कहा गया कि हाल ही में शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर प्रकाशित की गई है। तो ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, बी है कि विश्व आर्थिक मंच, सी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, और डी है हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसी के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन है और HFC का जो ये सांद्रण बढ़ रहा है, मतलब इनकी जो मात्रा बढ़ रही है लगातार, तो उसके बारे में ये मतलब आकलन किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रारंभ मनोदर्पण नामक पहल का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि महिलाओं के लिए साइबर बुलिंग के विरुद्ध वास्तविक समय में शिकायत दर्ज कराने के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, सेकेंड है कि बी ऑप्शन की कैदियों द्वारा परामर्श सहायता प्रदान करना। सी है कि अश्ववित या दूरदर्शी क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना विकास में तीव्रता लाना, और डी है कि छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कुशलता हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। मनोदर्पण इसीलिए लॉन्च किया गया है कि उनकी जो छात्रों के उनके मानसिक स्वास्थ्य और उसकी कुशलता है तो मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इसमें जो ये लॉन्च किया गया है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि कोविड-19 के दौर में भी उनके भरपूर उनका प्रयास जारी रहे और उनकी सहायता हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट है। तो इसमें कहा गया कि भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित सामाजिक राजनीतिक और शैक्षिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संगठन है और संस्थापक दिए हुए हैं। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, मद्रास महासभा सुब्रमण्यम शिव। तो इसमें बात की जा रही है, तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सर सैयद अहमद खान ने जो इसकी स्थापना 1864 में देखने को मिली थी इनकी। ठीक है, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। ठीक है, लेकिन मद्रास महासभा की स्थापना सुब्रमण्यम शिवा ने नहीं की थी। इनकी स्थापना 1884 में देखने को मिली थी, और आनंद चार्लू, मुदलियार, सुब्रमण्यम अय्यर और पी रंगे नायडू द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इन 4 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गए, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 1930 के दशक में कर्षण संगम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए सुविदित था।
तो ए ऑप्शन है मालाबार, बी है संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बी सी ऑप्शन है, डी है हमारा मैसूर। तो इसमें दो बात की जा रही, तो ए ऑप्शन सही है। जो मालाबार वाला क्षेत्र था वहाँ पे देखने को मिला था। इसमें जो 1919 मालाबार काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करने के लिए ये जो किसान आंदोलन किया जा रहा था। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि वर्ष 1925 में स्थापित लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फर्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम अंसारी, और बी है कि बी कृष्ण पिल्लई, एम एस नंबूदरीपाद और के सी जॉर्ज। सी है कि मुजफ्फर अहमद काजी और नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार, और डी है कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और लाला लाजपत राय। तो देखो इसमें ये सी ऑप्शन सही है, जो मुजफ्फर अहमद काजी और नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1925 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे एक्ट फॉर द बैटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है कि इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया है। और थर्ड है कि इस अधिनियम द्वारा सृजित भारत सचिव सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो जो बात की जा रही इसमें अगर बात की जा रही तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बात ही यही की जा रही है कि एक्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था इसको, और ये वायसराय का पद समाप्त नहीं किया गया था, यहाँ पर शुरू किया गया था वायसराय का पद। पहले ये हुआ करता था गवर्नर जनरल, ठीक है, तो उसको जो है वायसराय कर दिया गया था। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा, और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत सचिव को सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी किया गया था, तो ये इसका भी सृजन किया गया था। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 44 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा में वह व्यक्ति सम्मिलित है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वस्तु प्राप्त करता है। सेकेंड है कि यह उत्पाद दायित्व का प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत उत्पाद के विनिर्माता या सेवा प्रदाता को उपभोक्ता को त्रुटि वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण होने वाली क्षति आपूर्ति करनी होती है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम पक्षकारों के मध्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को समाप्त करता है। तो ये गलत है, ये मध्यस्थता को समाप्त नहीं करता है, ये एक मतलब मध्यस्थता का तंत्र प्रोवाइड कराता है जिससे हम कोई अगर विवाद होता है तो उसमें हम उसका सल्यूशन हो सके, ठीक है। तो ये गलत हो गया थर्ड वाला, लेकिन सेकेंड वाला ये सही स्टेटमेंट, क्योंकि उत्पाद दायित्व जो प्रावधान है करता है कि जिसके अंतर्गत विनिर्माता या सेवा प्रदाता उपभोक्ता को त्रुटि वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण होने वाली जो क्षति है उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी उसे, ये प्रोविज़न कर दिया गया, और ये कर दिया गया प्रोविज़न, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है तो ये गलत है। इसमें जो उपभोक्ता को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि वह जो व्यक्ति खरीद रहा है, जो मतलब वस्तु को खरीद रहा है, ना कि पुनर्विक्रय के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, इनको उनमें कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाती हैं, तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस यानी VDPVS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह ओरल पोलियो वैक्सीन में समाविष्ट स्ट्रेन से आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित पोलियो वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन है, ठीक है। सेकेंड है कि वर्तमान में यह विश्व में पोलियो वायरस का एकमात्र स्रोत है। थर्ड है कि पोलियो विषाणु का एक असाध्य रोग है। तो ये गलत है, असाध्य रोग नहीं है, इसका तो वैक्सीन है और इससे हम जो है इसका इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये असाध्य नहीं, असाध्य का मतलब वो होता है जिसका मतलब कोई इलाज ही नहीं हो, जैसे कैंसर का अभी पूर्ण रूप से इलाज नहीं है तो उसके बारे में असाध्य कह सकते हैं, या फिर एड्स है उसके बारे में असाध्य रोग कह सकते हैं, लेकिन पोलियो का तो अब इलाज हो सकता है, ठीक है।
तो ये गलत हो गया। और विश्व में केवल पोलियो वायरस का एकमात्र स्रोत हो सकता है, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। बहुत से इसके सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जो पोलियो वायरस जो इसे वायरस से ही ये मतलब उत्परिवर्तित हुआ है, तो इसके बारे में यह स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 46, इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए गांधीवादी आंदोलन व संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन अधिवेशनों पर विचार कीजिए जिनमें आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आंदोलन और अधिवेशन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है कि असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, कराची अधिवेशन, और भारत छोड़ो आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन। तो देखो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नहीं, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो असहयोग आंदोलन है, ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपको देखने को मिला था जो नागपुर अधिवेशन था सॉरी, जो नागपुर अधिवेशन था ये आपको देखने को मिला था 1920 में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसी में इसको जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए इसकी मान्यता दी गई थी। सेकेंड वाला जो सविनय अवज्ञा है, ये कराची अधिवेशन में नहीं, जो लाहौर अधिवेशन 1930 का हुआ था, ठीक है, उसी के संबंध में ये मान्यता दी गई थी इसे चलाने के लिए, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत नहीं, जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1942 का, उसके संबंध में ये चलाने के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हो जाते हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 47, इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किन्हें अनुक्रियावादी कहा जाता है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन है कि हमारा वह समूह जो समाजवादी और साम्यवादी विचारों से प्रभावित है। सेकेंड है कि वह समूह जो औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करना चाहता था। और सी है कि वह समूह जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। और डी है कि वह समूह जिन्हें हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये डी वाला ऑप्शन है, जो मतलब हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्तुत किसने किया था? जो मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे, NC केलकर थे, इन लोगों ने मतलब किया था, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 48, इसमें कहा गया है कि 48 में इसमें कहा गया है कि ये राम के प्रति अपनी भक्ति और हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के लिए सुविख्यात वैष्णव संत और कवि थे, ठीक है। इन्होंने संस्कृत रामायण का अवधि पुनर्कथन किया था और अकबर के समकालीन थे। उन्हें रामलीला आरंभ करने के लिए भी जाना जाता है। तो उपयुक्त में से किस संत के बारे में बात की जा रही है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है तुलसीदास, सी है वेदव्यास, और डी है कंबन। तो देखो इसमें जो बात की जा रही है तुलसीदास के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने ही रामचरित महाकाव्य की रचना की है, ठीक है, और रामलीला का भी इन्होंने ही स्थापना की है, और अकबर के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट वाला है कि यह प्रारंभ में दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में लागू थी, ठीक है। सेकेंड है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत बंदोबस्त को समय समय पर संशोधित किया जाता था। सी है कि कृषकों द्वारा राज्य को भू राजस्व का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था। और या थर्ड डी ऑप्शन है कि हमारा बंदोबस्त 1920 में सर थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। तो देखो ये भी सही है हमारा, इसमें सी वाला ये वाला गलत हो जाता है स्टेटमेंट, और गलत ही पूछा गया क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। रैयत मतलब जो किसान होते थे और अधिकारी उनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये गलत है और ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो सी वाला हमारा गलत पूछा गया है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, इसमें कहा गया है कि मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह उपबंधित करता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग मजदूरी सीमा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। सेकेंड है कि यह उपबंधित करता है कि एक सामान्य कार्य दिवस से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारी ओवर टाइम मजदूरी के अधिकारी होंगे, जो मजदूरी की सामान्य दर से कम दोगुनी होगी, ठीक है। और थर्ड है कि
संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी की अवधि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि ये भौगोलिक स्तर पर ही मतलब मजदूरी जो क्षेत्रों में अलग अलग मजदूरी सीमा निर्धारित की जा सकती है। और सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि उपबंधित सामान्य कार्य दिवस की अवधि के दौरान कर्मचारी ओवर टाइम के अधिकारी होंगे, ठीक है। और मजदूरी जो ओवर टाइम की होगी वो दोगुनी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मजदूरी की बात की गई है इसमें ये नियोक्ता के संबंध में बात की गई है, जो पाक्षिक और साप्ताहिक और मासिक के आधार पर। लेकिन अगर राज्य सरकार के संबंध में यहाँ जो बात की जा रही है, इसमें क्या होगा कि मजदूरी जो है एक सामान्य कार्य दिवसों के गठन द्वारा घंटों में निर्धारित की जाएगी, उस आधार पर ये मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, जो ओवर टाइम की होगी। तो ये सामान्य कार्य दिवसों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा हो तो बताइए, तो आगे डिस्कस करें। और अगर देखने में या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर रहने दे, बंद कर दें। ये आप लोग अब सजेशन बताइएगा जैसा भी हो, ठीक है। उसके बाद हम काम करेंगे आगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो डिस्कस करेंगे, वरना अब इसका इससे अच्छा तो पीडीएफ नहीं बन सकता है मेरे से। अगर आप लोगों के पास आप लोग कोई अच्छा पीडीएफ बना पा रहे हैं तो प्लीज़ सेंड कर दीजिए, तो मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर लूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत छोटा रहता है, गैपिंग कम रहती, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए बनता थोड़ी है, लेकिन हाँ बस काम चल सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर जिस दोस्त ने हमको इस पीडीएफ को बना के दिया है, ठीक है, उसके उसके लिए जो उसको दिल से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा अपना स्टैंड जो भी हो, और उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।